हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और परमाणु की संरचना जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु की संरचना में सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे, होपफुली रिवाइज किया होगा, घर में अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद लास्ट सेशन से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स देखने शुरू किए थे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट आता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। यानी कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 3 या 4 विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शंस जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उन ऑप्शन में से, उन विकल्पों में से आपका एक विकल्प क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो उसको आपको बताना होता है कि हाँ ये वाला आंसर कैसा है, करेक्ट है। क्लियर? तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे और फिर आज कुछ और एमसीक्यूज को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट सेशन में पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम को इनमें से कौन सा ढंग से उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताता है? तो इसका ऑप्शन बी जो था इसका, वो करेक्ट आंसर था 282, क्योंकि 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन था, रदरफोर्ड्स एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी हुई थी? एल्फा पार्टिकल जब डाले गए तो वहां पर न्यूक्लियस यानी नाभिक की डिस्कवरी हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, न्यूक्लियस इन द एटम। ओके, नेक्स्ट आपका था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन element X is 15 and the number of neutron is 16. Which of the following is the correct representation of the element? और यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था कि किस प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करके बताया है कि किस प्रकार से अगर किसी तत्व के लिए आपको सिंबल दिया जा रहा है और सिंबल के साथ साथ, प्रतीक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ क्या बताया जा रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताया जा रहा है या प्रोटॉनों की संख्या भी दी जा सकती है, तो उसके अनुसार आप किस प्रकार उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इसमें क्या हुआ था, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 15 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z बराबर 15। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16, A बराबर यानी परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 15 प्लस 16, तो कितना आ गया था, 31। तो आपके पास Z की वैल्यू आ गई, आपके पास A की वैल्यू आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई आपके पास। रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स जेड ए के द्वारा, ये मैंने आपको बताया था। तो एक्स जो कि सिंबल होता है एलिमेंट का, यहाँ पर पहले से ही सिंबल एक्स बताया गया है, तो इसके लिए भी एक्स ही आएगा सिंबल। जेड, जेड की वैल्यू यहाँ कितनी है, 15, और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 31। ओके, तो यहाँ 31। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15x 30। क्लियर है? तो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी तत्व का आपका परमाणु। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही था, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए, और हमने क्या देखा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले और नए की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, यानी जिसने सबसे पहले डिस्कवरी की उसका नाम सबसे पहले आएगा, देन जिसने उसके बाद की, और फिर जिसने उसके बाद की। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है। तो सबसे पहले किसका एटॉमिक मॉडल आया था आपका, यहाँ पर एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं आपको, रदरफोर्ड का, थॉमसन का, बोहर का, और बताया गया है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्या पहले सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया, देन थॉमस ने, देन आपका बोहर ने, तो नहीं। क्या सबसे पहले थॉमसन ने दिया, देन आपका बोहर ने, देन आपका रदरफोर्ड ने, नहीं।
क्या सबसे पहले थॉमसन ने दिया, फिर बोहर, फिर आपका रदरफोर्ड ने दिया, देन बोहर ने? तो हाँ, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले किसका मॉडल आया? थॉमसन का आया, ठीक है, यानी कि सेकेंड। थॉमसन का मॉडल सबसे पहले आया, फिर आपका किसका आया? फर्स्ट, यानी कि किसका? रदरफोर्ड का आया दूसरे नंबर पे, और फिर आपका किसका आया? बोहर का आया। ओके, तो इस प्रकार से जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? क्या कहा गया है? एक कोई आयन है। अब आयन क्या होता है? आयन मैंने आपको बताए थे कि कोई जब इलेक्ट्रॉनों को दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो आयन में बदल जाता है, ठीक है। तो आयन कैसा होता है? या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव आयन क्या कहते हैं कि मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इस वजह से मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आया। नेगेटिव आयन क्या कहता है कि मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि ऋणावेश में वृद्धि हुई है, इसी के कारणवश मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पर तत्व कैसा है? एक तत्व ऐसा है जिस पर कि 3 पॉजिटिव चार्ज आ रखे हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ वो तत्व, सपोज आपका कोई एलिमेंट X है और जिस पर कि आपके 3 पॉजिटिव चार्ज आए हैं, यानी कि X + 3 भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से है। इसका मतलब क्या है कि इस X ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। क्या कहा मैंने? इस इलेक्ट्रॉनों के पास, इस एलिमेंट के पास सपोज X नंबर ऑफ क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। कब? न्यूट्रल अवस्था में, यानी कि जब ये कैसा था? उदासीन था। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, जब वो उदासीन था। और X नंबर में से जब ये आयन में बना तो X में से -3 कर दिया, यानी जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी उसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए और क्या बना दिया? खुद का आयन बना दिया X + 3। क्लियर है? अब क्वेश्चन बता रहा है कि उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 है। क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27। ओके, और क्या बताया गया है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपके बच्चे? वो है 40। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता चल गई। अब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसे आप कह रहे, एटॉमिक मास जिसे आप कह रहे थे, या मास नंबर जिसे आप कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर हमें द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तो पता है, हम क्या निकाल लेंगे? प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसी को आप रीअरेंज करके लिखिए, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है आपका द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी आप द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या अगर घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है? 27। 27 में से कितना माइनस कर देंगे? 14। कितना बचा? 13। तो यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? 13 हो, ठीक है। अब बच्चे हमें क्या पता है? हमें पता है उदासीन परमाणु में, किसमें? उदासीन परमाणु में क्या होता है आपका? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। या आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है उदासीन परमाणु में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कब? जब आपके परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, यानी कि वो आयन में नहीं है जब तक, ठीक है।
सिंपल है, x के रूप में जब वो है, हमने x माना इसको, तो जब वो x के रूप में किसी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज उस पर नहीं है, तब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, और अब हमें किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दिया था, द्रव्यमान संख्या दिया था, और उन्होंने पूछा था कि कोई आयन है जिसमें +3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम कह रहे हैं कि उस एलिमेंट X में जब तक +3 चार्ज नहीं आया था तब तक उसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे। +3 चार्ज उस पर कब आएगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। समझ गए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो इसके पास थे 13 इलेक्ट्रॉन जब ये X था। अब ये X पॉजिटिव बन गया है, और पॉजिटिव कितने, 3। ठीक है, इसका मतलब 13 में से कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 दे दिए, कितने बचे, 10। तो अब इस एलिमेंट जिस पर कि 3 पॉजिटिव चार्ज है और जिसकी द्रव्यमान संख्या 27 है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। क्यों, क्योंकि उदासीन परमाणु में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, 13, लेकिन जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बना दिया, +3 पॉजिटिव चार्ज अपना लिया है उसने, दैट मीन्स कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तो 13 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 10। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पूरा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके बच्चे, तो होपफुली समझ में ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, अभी ऑप्शंस में आपको बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शंस, तो ये आपका डायरेक्ट सोल्यूशन आपको पता चल गया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, चलो जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपके अलग अलग ऑप्शन थे, 13, 10, 14, 16, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, लास्ट के सी और डी, 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, ए और बी में से कोई एक, क्योंकि लेकिन ए आपने कहा कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उदासीन नहीं है परमाणु। उसने पहले ही कहा है कि क्या 3 पॉजिटिव चार्ज उस पर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आयन बन रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द Mg+2 आयन Identify the Mg+2 ion from the figure where N and P represent the number of neutrons and protons respectively. मैग्नीशियम 2+ आयन को आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+ आयन का मतलब क्या है, सब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें से मैग्नीशियम का क्वेश्चन आया था एक, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसने बना दिया Mg2+, मतलब इसने दे दिए 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन बताना है और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, पहली शेल K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n² से कितने, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और 1 × 2 2, 2 L में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 हो तो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 शेल आएंगी आपकी। ठीक है, और 2 शेल में आप क्या बताएंगे कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो शेल कितनी होंगी, 2 ही होंगी। तो यहाँ पर 2 शेल किस किस की दिख रही है, एक इसकी दिख रही है, एक इसकी दिख रही है। क्लियर है, लेकिन वहां पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 ही होगी। ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। क्लियर है, प्रोटॉनों की संख्या में किसी भी प्रकार से क्या नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रोटॉनों की संख्या 12 मिल रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 मिल रही है, और ये जो पहली शेल है ये वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन K वाली शेल में, जबकि आपको पता है कि K वाली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही। तो ये गलत है, ये तो पहले ही गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 ही शेल में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 10 ही तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जहां पर प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है
जो कि हमें पता है, और इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन K वाली शेल में, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, L वाली शेल में, ठीक है, ये आपकी L वाली शेल हो गई और ये आपकी हो गई K। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, 2 8 किसके लिए, आपका Mg + 2 के। ओके, चलिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, एन बोहर यानी नील्स बोहर के द्वारा दिया गया, ई गोल्डस्टीन, सी रदरफोर्ड है, और डी है जे थॉमसन या जे टॉमसन जिन्हें आप कहते हैं। तो किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा आपका एटॉमिक मॉडल दिया गया था, जिन्होंने एटम को किसकी भांति माना, एक तरबूज की भांति माना था, और तरबूज में लाल खाने वाला भाग, उसी प्रकार परमाणु में आपका धनावेश, और जिस प्रकार उसमें काले बीज बिखरे हुए हैं उसी प्रकार परमाणु में भी धनावेश, लाल भाग के ऊपर जैसे काले बीज बिखरे रहते हैं वैसे ही धनावेश के ऊपर क्या रहता है, आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, यानी ऋणावेश बिखरा हुआ रहता है। ये उन्होंने क्या बोला था, अपने परमाणु मॉडल में बोला था। साथ ही उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु पर आवेश होता है वो पूर्ण रूप से उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो जे थॉमसन या जे टॉमसन जी के द्वारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, एक कोई एटम है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 उसमें न्यूट्रॉन है, उसकी वैलेंसी क्या। तो अगर आपका जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि कैसा है, उदासीन है। तो मैं बार बार बोल रही हूं, उदासीन परमाणु में जितने आपके प्रोटॉन हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उतना ही आपका Z हो जाएगा, और कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, नाभिक हो गया, नाभिक की पहली शेल के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बचा है आपका 2 में से 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, 3 7 1 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक इसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, या फिर आप क्या कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हैं आउटर मोस्ट के या वैलेंस शेल के, संयोजी जो कोश होता है बाह्यतम, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंसी, संयोजकता उसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन क्षमता यानी संयोजन शक्ति, जिसके द्वारा वो किसी अन्य परमाणु से जुड़ता है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे भी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होगा। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, दूसरा है बी, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसी भी परमाणु में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और लास्ट आपका है एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। हमने क्या कहा, एन एटम, एक परमाणु में क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या समान होती है। अगर वो आयन में बदल जाता है, आयन के केस में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ आयन, जब वो आयन बना लेते हैं तो आयन के केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? जब वो आयन बना लेते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि आयन बनते वक्त या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं किसी अन्य एटम को या किसी अन्य एटम से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो कौन सा वाला, ए वाला आपका पॉइंट सही है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बराबर है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, एटम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन है जो रदरफोर्ड के मॉडल के लिए सही है, वो हमें देखना है। ठीक है, कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है या उसमें धनात्मक चार्ज या धनावेश पाया जाता है। ठीक है, established that the alpha particle are 4 times as heavy as a hydrogen atom। क्या उन्होंने ये बताया कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है। थर्ड, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। क्या उन्होंने इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। और फोर्थ, वॉज इन अग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल। क्या वो थॉमसन के मॉडल से एग्री हुए थे। तो इनमें से आपका कौन सा कथन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, और ओनली फर्स्ट। तो आपका जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है वो सही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार सोलर सिस्टम यानी कि जो सौर मंडल होता है, उस सौर मंडल में जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने किससे कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से एक एटम को कंपेयर किया था। क्लियर है। और दूसरा क्या था कि उन्होंने नाभिक को, ये जो नाभिक है इसको क्या कहा कि ये धनावेशित है। ठीक है, और ये यहाँ कक्षाओं में क्या है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एनर्जी लेवल्स उन्होंने अलग अलग नहीं बताई थी, ये तो बोहर ने बताई बाद में। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कहा कि नाभिक के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार की सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट और थर्ड ये कथन सही है, किसके अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म। ये 3 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, जो कि आपके क्या हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, नोन एज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो जो प्रोटियम कौन सा वाला होता है आपका, 1H1, ड्यूटीरियम हो गया 1H2, ट्राइटियम हो गया आपका 1H3। ठीक है, वाई आर ऑल द आइसोटोप्स न्यूट्रल इन नेचर। क्यों सारे जो आपके आइसोटोप हैं वो न्यूट्रल है नेचर में। ठीक है, यानी कि कैसे हैं, उदासीन है। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका, सिंस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर हेंस आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहा है उसने कि क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। इसी वजह से जो आपका समस्थानिक है वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि विद्युत रूप से अनावेशित या उदासीन होगा। दूसरा, all the isotopes have 1 electron and 1 proton, hence they are neutral। क्योंकि सभी आइसोटोप समस्थानिकों में क्या पाया जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और एक ही प्रोटॉन पाया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है,
न्यूट्रल है। और तीसरा क्या है, ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन हेंस दे आर न्यूट्रल। सभी आइसोटोप्स में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, इस वजह से वो न्यूट्रल है। डी है आपका, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप्स मेक्स देम न्यूट्रल। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर न्यूट्रल यानी कि समस्थानी क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट पहले गलत हो गए वो बता दीजिए। द्रव्यमान संख्या कहीं 2 है कहीं 3 है, इसका मतलब कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता है। 1 और 1 को जोड़ के 2 ही आएगा, पर इस केस में तो एक ही है इसका मास नंबर, और इस केस में 2 है, इस केस में 3 है, अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपका ऑप्शन, ऑप्शन है आपका डी, जो कहता है ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। चेंज किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पर आपके 0 नंबर है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन नहीं है इस वाले में। इसमें आपका 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो किसमें चेंज आ रहा है, आपका न्यूट्रॉन्स में चेंज आ रहा है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या दोनों जगह तीनों केस में बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। और चूंकि आपका एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है एक, और पॉजिटिव चार्ज भी आपका एक ही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, संतुलन में ला रहे हैं। तो इस वजह से आपका पूरा परमाणु कैसा है, संतुलित है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में किसी भी तरह से वृद्धि होती तो निगेटिव चार्ज आता, प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में किसी भी तरह से कमी आती तो वहां पर कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज आता, और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में वृद्धि के साथ क्या आता, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में कमी के साथ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो इस प्रकार से जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को देने से क्या हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उस प्रकार से उसमें क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है आइसोटोप्स में, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर है। इस वजह से पूरा परमाणु कैसा हो रहा है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। एक का एटॉमिक नंबर 20 है तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या देखते हैं हम देखते हैं के एल एम, तीसरी शेल है। ठीक है, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपके कितने आते हैं, 2n स्क्वायर से निकाल लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2n स्क्वायर लगाते हैं आप, 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। के में 2, 8 में एल, एम में कितने आएंगे, 2n स्क्वायर एम के लिए भी लगाएंगे हम। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया है, 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये तीसरे नंबर की शेल है। इसके लिए 1 क्यों आया, क्योंकि ये पहले नंबर की शेल थी, इसलिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये दूसरे नंबर की शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी लगाई, 2। ये तीसरे नंबर की शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 3 लगाई। ठीक है, 9 इंटू 2 तो कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहली शेल में 20 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 20 का वितरण करना है, तो k में कितने आ जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितने बचे, 18 बच गए। l में कितने आएंगे, 8 आएंगे। m में कितने आएंगे आपके, m में आ सकते हैं 10। ठीक है, आ सकते हैं। इसके बाद हम कौन सा अष्टक रूल पढ़ते हैं, जो कहता है कि यहाँ पर आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा आपका ऐसा है, तो हमें यहाँ पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर जितने रखेंगे उसके बाद आगे फिर दूसरी क्लास देखते हैं, जहाँ पर कि आपको बाह्यतम कोश में मतलब कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 से कम। ओके, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपका कहता है 5, 8, 12, 18। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, तो यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि हमको m के बाद n वाली कक्षा लेनी होती है, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेंगे, रखें। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ना आकर के बल्कि कितना आएंगे, 8 है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है, 2, 8, 8, 2, ये हो जाता है।
क्लियर है? तो इस वजह से m में आपके कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 18 आपके आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे? जब इसके बाहर भी एक और कक्षा होगी, ठीक है? तो तब आप इसमें 18 तक रख सकते हैं, लेकिन अब आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस केस में तो आउटर मोस्ट m ही हो रहा है, तो m में 10 नहीं रखने, m में कितने रखने हैं आपको? 8 ही रखने हैं। ये सब आपको पहले बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ओके, चलिए। तो बच्चों, होपफुली आज के सेशन में आपको जितना भी पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।